नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर फटाफट से हमारा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, मैथ्स का सेकंड चैप्टर बीजीय व्यंजक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए चैप्टर रहने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चैप्टर है ना, ये बच्चों के लिए काफ़ी हार्ड बन जाता है और उसका कारण भी मुझे पता है। क्यों हार्ड बन जाता है वो चैप्टर? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को उठाते हैं और उठाते ही सीधा जाते हैं प्रश्नावली पर और प्रश्नावली में से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन तो बच्चे को आ रहे होते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है। उसे ये नहीं पता होता कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक क्या होता है। बीजीय को छोड़ो, व्यंजक क्या होता है ये नहीं पता होता। व्यंजक और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं पता होता। समीकरण क्या होती है ये भी नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें जब आपको नहीं पता होंगी तो ये जो टर्म्स बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, एक पद है, द्विपद है, ये जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चे के माइंड में समझ नहीं आता कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। तो ऐसे में पहले तो आप इसकी टर्मिनोलॉजी को आप जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर राशियाँ, अचर राशियाँ ये क्या होती है। जब ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया तो ये चैप्टर आपका चुटकियों में होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत आएगी इन टर्म्स को जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं जब आप टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 3 4 टर्म्स हैं जो यहाँ पर यूज़ होने वाली है चैप्टर में, तो फटाफट से हम इसके मीनिंग को जानते हैं। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें हर एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। अब सिंपल सी बात है, बीजीय को एक बार छोड़ते हैं और देखते हैं कि व्यंजक क्या चीज़ होती है। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है व्यंजक और एक होती है समीकरण। अब देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ 2x + 4 = y। मैंने ये लिख दिया तो क्या ये समीकरण है? आप फटाक से देख करके बता देंगे कि हाँ ये तो समीकरण है। तो समीकरण की पहचान यहाँ पर क्या होती है? समीकरण की पहचान होती है कि समीकरण में बराबर का निशान होता है, बीच में बराबर का निशान होता है। बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में एक पद होता है और राइट हैंड साइड में यानी दाहिनी ओर भी एक पद होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो बाईं ओर है उसको लेफ्ट की तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और जो दाईं ओर है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये हो गई समीकरण। यानी समीकरण के अंदर क्या होगा? समीकरण के अंदर बीच में बराबर का निशान होगा और दोनों तरफ पद होंगे। अगर किसी, मान लीजिए कि कोई हमने कुछ भी लिखा हुआ है और उसमें बराबर का निशान नहीं है, सिर्फ जोड़, घटाओ, गुणा और भाग के निशान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को अलग अलग लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 4 और मैंने इसको y लिख दिया। मैंने कहा 1 नंबर और 2 नंबर देख करके बताओ कि ये समीकरण है या ये व्यंजक है। तो आप देखोगे कि इनमें कहीं भी बराबर का निशान है नहीं है, तो ये समीकरण नहीं होगी। ये क्या होगी? ये हो जाएंगे व्यंजक। तो आपको बेसिकली मतलब समझ आ गया, व्यंजक क्या होंगे, समीकरण क्या होंगे। तो चलिए फिर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, पहले हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको पता करना है कि ये समीकरण है या नहीं है। मैंने कह दिया x = 4, दूसरा मैंने पूछ लिया 4, सीधा 4 लिखा हुआ है। तीसरा मैंने पूछ लिया 2x + 3y और चौथा मैंने पूछ लिया 2x + 3y = 0। अब आप बताइए कि इन चारों में से कौन सी समीकरण है और कौन सी बीजीय व्यंजक है। अगर हम इसके सॉल्यूशन पर जाएं कि देखते हैं कौन कौन समीकरण है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखना है? बराबर का निशान। तो यहाँ पे बराबर का निशान है, इसका मतलब ये तो क्या है? ये तो क्या हो गई? समीकरण हो गई। इसमें बराबर का निशान नहीं है, मतलब ये तो क्या हो गया? ये तो व्यंजक हो गया। इसमें बराबर का निशान है या नहीं? 2x + 3y आपने देख लिया, बराबर का निशान नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? व्यंजक हो गया। और यहाँ पे हमें बराबर का निशान दिख गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब समीकरण का आपको पता चल गया,
ठीक है। तो व्यंजक का आप मतलब समझे, कुछ भी लिखा हुआ है उसमें बराबर का निशान नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, व्यंजक है। जैसे ये भी एक व्यंजक है, अगर अकेला 4 लिखा हुआ है तो भी वो एक व्यंजक है, ठीक है। लेकिन वो बीजीय व्यंजक है या नहीं वो हम देखने वाले हैं, यानी कोई भी पद अगर लिख दिया तो व्यंजक है, लेकिन वो बीजीय व्यंजक है या नहीं, चलिए फिर इसके लिए हम बीजीय व्यंजक को समझते हैं। अब बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि बीजों वाले व्यंजक। अब बीजों वाले व्यंजक का क्या मतलब होगा, तो बीज का मतलब क्या होता है, बीज का मतलब होता है कोई भी राशि, कोई भी राशि। और आपको पता है कि राशियां जो होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं, राशियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं। आप केवल और केवल इसको पहले समझते जाइए कि हमारी जो राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होते हैं। अब आप कहेंगे तुला राशि और वो राशियों की बात नहीं हो रही है, राशियों का मतलब है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि राशि का क्या मतलब होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप जोड़, गुणा, घटाव और भाग के निशान के अलावा मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ लिखते हैं, गणित में आप जोड़, गुणा, घटाव और जो है अंडर रूट यानी वर्गमूल, घनमूल, इनके अलावा जो भी चीज़ें लिखते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, राशियां होती हैं। जैसे आप क्या यूज़ करते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4, 5, 6, 7, जो भी नंबर आप यूज़ करते हैं, 100, 10, 110, ये सारी की सारी राशियों में आएंगी। इसके अलावा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं a+b² तो ये भी क्या आ जाएगी, a और b भी यहाँ पर क्या है, a और b भी यहाँ पर क्या है, राशियां है। तो यहाँ पे राशि क्या हो गई, a, b, x, y, p, q, r, आप x, y, z कुछ भी आप यूज करते हो वो सारी की सारी राशियां हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, और बचपन से हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी 8th क्लास उसमें पढ़ा भी था कि राशियां जो है 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है अचर राशि और दूसरी होती है चर राशि। अचर राशि का मतलब ऐसी राशि जो चलती नहीं है, और दूसरी राशि चर राशि जो चलती है। अब चलने का मतलब क्या है, राशि चल करके कहाँ जाएगी, चलने का मतलब वैसे चलना नहीं है, चलने का मतलब है कि ये बदलती रहती है, इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अचर राशि का उदाहरण लें तो अचर राशि में आएगा 2, 3, 5। अब बताइए कि क्या 2 का मान कहीं भी आप चले जाएं बदलेगा क्या, आपके क्लास में भी 2 का मान 2 ही रहेगा, घर में भी 2 का जो है मतलब 2 ही रहेगा, चैप्टर नंबर 1 में भी 2 है, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 का मान 2 है, चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर आपको उसमें भी 2 का मतलब 2 ही है, पूरी गणित में 2 का मतलब 2 है, पूरे इंडिया में 2 का मतलब 2 है। तो आप समझ गए कि ऐसी राशियां जिनका मान जो है वो बदलता नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। अब चर राशि की बात की जाए तो चर राशि कौन सी हो जाएगी, तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक से दूसरी समीकरण में आप जाएंगे तब भी इसका मान बदल जाएगा। जैसे एक चर राशि आपने ले ली x, एक क्वेश्चन तो मैंने दिया कि x - 2 = 0 है, ठीक है, और एक मैंने दे दिया कि x - 3 = 0 है, ठीक है। तो बताइए x के मान क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर -2 है, इधर जा करके प्लस हो जाता है। आपको पता है कि इधर अगर कोई भी माइनस में है, कोई भी राशि इधर माइनस में है तो उधर जाके जुड़ जाएगी, अगर इधर भाग में है तो उधर जा करके गुणा हो जाएगी, ये चीज़ हमें पता होती है। तो x -2 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 0 + 2 यानी कितना आ गया, 2। तो x का मतलब यहाँ पे तो कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए -3 उधर जाकर के x = 0 + 3 तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब देखिए आपके सामने x के कहीं तो x 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, और आप जैसे जैसे देखेंगे कि हर अलग अलग जगह पर x के मान बदलते जाएंगे। तो इस तरह से जो x, y, z, p, q, r आपने देखे होंगे तो इनके मान बदलते रहते हैं, लेकिन 2, 3, 5 जो संख्याएं होती है उनका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, अचर राशियां, और ऐसी राशियों को कहते हैं चर राशियां। लेकिन हमने तो क्या पढ़ना था, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक वो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक वो व्यंजक है जिसके अंदर चर और अचर राशि दोनों विद्यमान होनी चाहिए। बीजीय व्यंजक के अंदर दोनों राशियां विद्यमान होंगी, चर भी होगी
और अचर भी होगी, ठीक है। और उनके बीच में जोड़, गुणा, घटाव, भाग का निशान हो सकता है। क्या हो सकता है? जोड़, गुणा, घटाव का निशान हो सकता है, यानी इसके बीच में जोड़ भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, इसके अलावा भाग भी आ सकता है। चर और अचर के बीच में तो वो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे मैंने कह दिया कि 2 + x, तो 2 क्या हो गई? 2 तो हो गई अचर राशि, और x क्या हो गई? x हो गई चर राशि। तो अचर भी आ गया, चर भी आ गया, और बीच में प्लस का निशान आ गया, तो ये क्या हो गया? हमारा बीजीय व्यंजक हो गया कि नहीं हो गया? तो समझ में आई आपको? बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होगा कि चर राशि भी आनी चाहिए और अचर राशि भी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। लेकिन बराबर का निशान नहीं आना चाहिए, क्योंकि बराबर का निशान अगर आ गया तो वो क्या बन जाएगी? व्यंजक रहेगा ही नहीं, फिर तो समीकरण बन जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहेंगे समीकरण बनाओ तब आपको बराबर का निशान लगाना पड़ेगा। अगर आपको दोनों में फ़र्क ही नहीं पता होता तो आप कैसे बनाते, बताइए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, जिसमें से आपको पहचानना है कि कोई बीजीय व्यंजक है या नहीं, ठीक है। चर राशि भी आनी चाहिए, अचर राशि भी आनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोनों में से अगर एक भी नहीं हुई तो वो बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर चर ना हुई तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है, अगर अचर ना हुई तो वो बीजीय व्यंजक नहीं है, दोनों राशि आनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल जरा आप देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिख दूं 4x। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि जब भी चर और अचर राशि का गुणा किया जाता है, जब अचर का गुणा किया जाता है तब तो कैसे करते हैं? 3 × 2, तो ये तो हमें पता है 6 होता है। लेकिन जब अचर और चर का गुणा करेंगे तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जैसे मैं मान लो 2 और x का गुणा करूं, जैसे मैंने 2 × x किया, तो आपको अब नहीं पता x का मान क्या है, या तो x का मान कुछ भी आ सकता है ना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वो तो बदलता रहेगा। तो अब इनके गुणा को हम क्या लिखते हैं कि इसके गुणा को हम 2x लिख देते हैं। अगर 2x लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 2 × x होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे मैंने मान लो कि 3ab कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 × a × b होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये मैं पहले ही बता दूं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर जोड़ के रूप में लिखा है जैसे x + 2, तो ये तो पता चल गया कि बीच में जोड़ लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर गुणा हुआ तो हम क्या लिख देंगे? सीधा 2x लिख देंगे। 2x का मतलब क्या होगा? 2 × x होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि मैंने जैसे लिख दिया कि 4x में आपको पहचानना है कि बीजीय व्यंजक है या नहीं, 1 नंबर। 2 नंबर मैंने लिख दिया, सीधा मैंने लिख दिया x + 2। तीसरा मैंने लिख दिया x + y, और चौथा मैंने लिख दिया x² + 4x। पांचवा मैंने लिख दिया सीधा 4, और छठा मैंने लिख दिया x। अब आपको इसमें से छांटना है कि इसमें से कौन तो बीजीय व्यंजक है और कौन बीजीय व्यंजक नहीं है। यानी आपको संख्या भी दिखाई देनी चाहिए और आपको x, y, z, p, q, r में से भी कोई एक दिखाई देना चाहिए। एक से ज़्यादा हो तो भी काम चलेगा, तो हो गई। लेकिन कम से कम एक हमारा जरूर होना चाहिए, तभी हमारा बीजीय व्यंजक बनेगा। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। वो टेंशन मत लो, सवाल करना तो इसमें बहुत ही आसान है, बस इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आपको फटाफट से देखना है कि इसमें 4 भी आ गया, यानी ये क्या आ गई? अचर राशि आ गई, और ये क्या आ गई? चर। तो अचर और चर दोनों आ गए, और 4x का मतलब क्या होगा? 4 × x, यानी बीच में गुणा भी आ गया। इसका मतलब ये तो जी बीजीय व्यंजक है, टिक कर दिया हमने, है बीजीय व्यंजक। इसके अंदर देखिए चर राशि आ गई, अचर राशि आ गई, बीच में प्लस का निशान आ गया, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब इसको एक बार छोड़ते हैं, इसका आप पता लगाओ कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो चर राशि आ गई, अचर राशि आ गई, चर राशि आ गई, और बीच में जोड़ गुना है, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर देखा जाए अकेला 4 आ गया,
अकेला 4 है, 4 के साथ कोई भी चर राशि दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं है। अब चलिए इस पर काम करते हैं कि बताइए यहाँ पर x अकेला आया है, अकेला x आया है, तो आप बताइए कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। पहले तो आप ये देखिए x क्या है? चर राशि है। तो क्या x के साथ कोई अचर राशि है यहाँ पर? आपको कोई अचर राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है? आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक नहीं है। आपका सवाल का आंसर यही होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही होना चाहिए भी यहाँ पर हमें कोई अचर राशि दिखाई नहीं दे रही। तो आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर मैं लिखूँ 2 गुना 1 तो वो 2 ही होगा ना, 2 गुना 1 लिखूँ वो 2 ही होगा। तो इस x को आप x गुना 1 भी तो लिख सकते हैं। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। x गुना 1 लिखेंगे तभी तो हमारा x आएगा। तो x को x गुना 1 लिख दिया। अब बताइए जरा, ये हो गई चर राशि, ये हो गई अचर राशि। अब ये बीजीय व्यंजक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बीजीय व्यंजक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर चर अकेला आ जाए, चर अकेला आ जाए तो उसका मतलब वो बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पर चर अकेला ही तो है। अगर चर अकेला आ गया तो वहाँ पर भी उसके गुणा में 1 तो लगा सकते हैं। 1 लग गया, इसका मतलब अचर राशि आ गई, क्योंकि अचर राशि में 1 भी तो होगा ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? तो इसका मतलब बीजीय व्यंजक ये होगा। अब ये तो कहना बहुत आसान है, x के साथ गुणा में 1 होगा, y के गुणा में 1 होगा। ठीक है, जब भी y लिखेंगे तो y गुणा 1, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये भी बीजीय व्यंजक होगा। ये नई चीज़ थी, यहाँ पर हम गोल हो सकते थे, यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न आती ही आती। ठीक है, अगर आपने पहले इसको क्लियर करके रखा है तो बहुत अच्छे। अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि अगर अकेला चर आ जाए तो वो भी बीजीय व्यंजक होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं, बीजीय व्यंजक है या नहीं, व्यंजक है या नहीं, समीकरण है या व्यंजक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार पर, बीजीय व्यंजक के प्रकार पर। तो पहले कुछ उदाहरण लिखते हैं, फिर हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक के प्रकार कितने होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। तो अपने क्या करते हैं कि बीजीय व्यंजक के 3 उदाहरण लेते हैं। बीजीय व्यंजक के मैंने 3 उदाहरण ले लिए। पहला उदाहरण मैं ले लूँ 4x ले लिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैं उदाहरण ले लूँ 4x प्लस 2y, और तीसरा मैं उदाहरण ले लूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस, चलिए 3x तक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर केवल और केवल एक पद है, यहाँ पर केवल और केवल एक पद है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पद और ये पद 2 पद हो गए। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि 2 पद है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक पद हुआ कि नहीं हुआ? आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एक पद हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि अगर अपने 4 गुना 3 करते हैं, जब भी कोई राशि गुणा में होती है तो 4 गुना 3 हमें ये 2 पद लग रहे हैं। 4 है, 1 हो गया, गुणा 3 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे जरा बताइए 4 गुना 3 कर देंगे तो वो 12 ही तो बन जाएगा, कोई राशि ही तो आएगी ना पर्टिकुलर, तो वो क्या होगी, एक पद होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अगर 4x के लिए करेंगे तो 4 गुना x है तो ये एक ही तो पद हुआ ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर 4 गुना x प्लस 2 गुना y, तो यहाँ पर 2 पद हो गए, एक पहला पद और एक दूसरा पद। इसमें देखें तो इसमें भी क्या होगा, x और x गुणा में, x गुणा x को ही तो हम x स्क्वायर लिखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये गुणा में कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बनेगा, ये तो एक पद बन गया, ये क्या पद बन गया, 2 पद, और ये क्या बन गए, 3 पद। यानी पदों के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। पदों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खैर सब जगह हमने प्लस लगाया है। अगर हम एक जगह पर माइनस कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्लस ना लेकर के अगर माइनस कर लें, तो अब देखिए पदों के बीच में या तो प्लस है या माइनस है। अब गिनिए जरा, इसमें कितने पद हैं, एक पद। तो ऐसे व्यंजक या ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें एक पद होता है उन्हें एक पदीय बीजीय व्यंजक बोला जाता है। समझ में आया या नहीं?
एक पदीय बीजीय व्यंजक। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, अगर दो पद आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विपदी बीजीय व्यंजक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत आसान है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर तीन पद हो जाए और 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, पंचपदीय, ठीक है, षटपदीय। तो ये जब इस तरह से चलता जाएगा तो इस तरह से हमने ज़्यादा नहीं लिखने। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो गए, यानी एक नहीं है, द्वि नहीं है, उससे ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद, यानी बहुत सारे पद है उसमें। 2 से ज़्यादा हो गए तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, बहुपद। अगर वो पूछ ले कि कितना बहुपद है, कितने पदों वाला बहुपद है, तो आप बता दोगे 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा आ गए तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, सीधा बहुपद लिख देंगे। हमें 3, 4, 5, 6 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, बहुपदीय बीजीय व्यंजक। ये इसको शॉर्ट में आप बहुपद भी बोलते हैं। तो अगर बहुपद आ जाए, बहुपद, ठीक है, इसको भी तो बहुपद बोल सकते हैं ना, इसमें भी तो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कितने पदों वाला है, 2 पदों वाला बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब बीजीय व्यंजक को हम क्या बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं। पदों के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। एक पद हो गया उसको एक पदीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे, द्विपदीय को द्विपदीय बोलेंगे या बहुपदीय भी बोल सकते हैं, और इससे एक से ज़्यादा सभी को क्या बोल सकते हैं, बहुपदीय बोल सकते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए द्विपद को हम, यानी कि जिसमें 2 पद हैं उसको द्विपद बोल देते हैं, जिसमें 3 है उसमें त्रिपद बोलेंगे। लेकिन ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमने कह दिया बहुपद, यानी एक से ज़्यादा जिसमें पद हैं। तो पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक का जो विभाजन था वो हमने सीख लिया, बहुत ही आसान। एक हो गया एक पदीय, दूसरा हो गया द्विपदीय, और तीसरा हो गया बहुपद। उसमें सारे ही आ गए, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बीजीय व्यंजक की घात। बीजीय व्यंजक की घात निकालना। अब सिंपल सी बात है, पहले तो ये समझेंगे कि घात क्या होती है, और फिर देखेंगे कि बीजीय व्यंजक की घात कैसे निकाली जाती है, ठीक है। और घात के आधार पर फिर बीजीय व्यंजक का विभाजन और देखेंगे। यहाँ पर किसके आधार पर था, पदों की संख्या के आधार पर। अब हम देखेंगे घात के आधार पर। बहुत सिंपल है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपकी जो प्रश्नावली होगी 2.1 वो तो चुटकियों में हो जाने वाली है, बस उसमें इतना ही सब कुछ है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी 2.1 प्रश्नावली चुटकियों में हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब आपको घात का तो पता ही होगा कि घात क्या होती है, किसी भी चीज़ की घात क्या होती है। सिंपल सी बात है कि आपको अगर मैं कहूँ कि 2 की स्क्वायर कीजिए, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि 2 की घात कितनी है, 2 की घात है 2। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपको ये कह दूं कि 2 गुणा 2 अगर हम करते हैं, 2 गुणा 2, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 की स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, 2 की स्क्वायर हम ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऊपर 2 है ना, ये क्या है, इस 2 की घात है। क्या है, घात है। और ये हम छोटी कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं कि घात क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की घात 3 है तो इसका मतलब क्या, वो 3 बार गुणा में है। अगर घात 4 है तो वो 4 बार गुणा में है। तो आपको घात तो पता चल गई कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं 3 की घात 4 कह दूं, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 4 बार गुणा में है, यही तो मतलब होता है। तो घात आपको पता है कि उसके ऊपर जो भी संख्या है जिसकी घात है उसके ऊपर छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, ये हमें खास पता है। अब अगर मैं देखूं कि बीजीय व्यंजक की देखूं, जैसे मैंने बीजीय व्यंजक ले लिया x बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, बिल्कुल हमने ये पढ़ा था। x की अगर मैं घात ले लूँ, x की घात मैंने 2 ले ली, x की घात 2 ले ली, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि इस बीजीय व्यंजक की घात क्या है, तो आप कह देंगे ये कैसी मजाक है, x की जितनी घात है उतनी उस बीजीय व्यंजक की घात है। तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, घात हो गई जी इसकी तो 2। अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने x लिख दिया तो इसकी घात कितनी, x की घात मतलब x की पावर 1 है ना, एक बार ही तो गुणा में x। इसका मतलब कि ये जो बीजीय व्यंजक है इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई कितनी, 1। ये तो हो गए जब एक पदीय की बात हो रही थी,
एक पदीय, यानी एक से ज़्यादा पद ही नहीं थे। एक पदीय का और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x²। तो ये भी एक ही तो पद है ना इसमें। तो एक पद में तो बहुत ही आसान है कि जो चर राशि की घात होती है वही क्या होती है, बीजीय व्यंजक की घात होती है। तो यहाँ पे घात 2 आ जाएगी। लेकिन अगर हम द्विपद ले लें, द्विपदीय व्यंजक ले लें, यानी ऐसा व्यंजक ले लें जिसमें 2 पद हो, जैसे मैंने मान लिया कि x² + 4x। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बहुत बड़ा डाउट हो गया कि जो पहला पद है उसमें तो घात कितनी 2, और जो दूसरा पद है उसमें घात कितनी 1, कि इसमें तो घात कितनी हो गई 2, इसमें घात हो गई 1। तो अब बताइए कि पूरा जो व्यंजक है इसकी घात क्या माने। तो आपको देखना है कि जो अधिकतम घात है, यानी कि जो बड़ी घात है, जो अधिकतम घात है वही हो जाएगी पूरे बीजीय व्यंजक की घात। जैसे यहाँ पर देखें तो अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो कह देंगे कि इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी है 2, चाहे 2 से कम कितनी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने कह दिया x³ + x² + x। अब आप कहेंगे x की घात 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इस पूरे बीजीय व्यंजक की घात क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 घात वाला। यानी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसकी मैक्सिमम घात, सबसे बड़ी घात कितनी है, वही हो जाएगी हमारी बीजीय व्यंजक की घात, चाहे पद हमारे 2 पद हों, 3 पद हो, 4 पद हों। ठीक है, जैसे 3 पद में, 4 पद में, बहुपद में, कितने ही पद हों, उसमें आपको देखना है कि जो बड़ी घात होगी वही पूरे पद की घात हो जाएगी, पूरे व्यंजक की घात हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। 2.1 प्रश्नावली, आपकी जो है प्रश्नावली फटाफट से चुटकियों में कर देंगे आप। जैसे मैं आपको कह दूँ कि आपको इनमें से जो है घात देखनी है, किसकी कितनी घात। पहला एग्जाम्पल दे दिया मैंने x² + 2x, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया 4x² + 3y। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सब जगह x थे इसलिए मैक्सिमम घात ले लिया। x हो, y हो, PQR हो, कोई मर्जी हो, आपने देखना है कि जो मैक्सिमम घात है, जो बड़ी घात है, वही पूरे बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो y की घात कितनी 1, x की घात कितनी 2, तो बड़ी घात किसकी हो गई 2 की। इसका मतलब पूरा घात, इस पूरे की घात कितनी हो गई 2, यानी कि जो मैक्सिमम घात होगी, यानी कि जो बड़ी वाली घात होगी वही क्या हो जाएगी, व्यंजक की घात हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। 6xy + y³। चौथा मैं कह दूँ कि 6x² + y। पांचवा अगर मैं कह दूँ x4 + y³ + x² + y। तो इनमें आप बताइए कि इसमें किस किस की घात क्या क्या होगी। अगर अपने समझने जाएं तो यहाँ पर घात कितनी 1, यहाँ पर घात कितनी 2, तो टोटल की घात क्या हो गई, जोड़ मत दीजिएगा, जो मैक्सिमम घात है वही आएगी। ठीक है, यहाँ पर घात कितनी 2, यहाँ पर 1, तो पूरे की मैक्सिमम घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर x और y 2 जने गुणा में है, यानी 2 घात है, छोड़ दो। y की घात कितनी 3, तो बड़ी हो गई ना, तो ये हो जाएगी इसकी घात कितनी 3। वैसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए x की घात कितनी 2, y की घात कितनी 1, तो बड़ी किसकी हो गई 2 वाले की बड़ी हो गई, x की बड़ी होगी, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी 2। यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा घात किसकी आप देखिएगा, y की, x² की, y की x⁴, यानी x की घात कितनी हो गई 4 हो गई, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4 घात का बहुपद हो जाएगा। तो घात कैसे पता लगानी है आपको पता चल गया, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि घात को क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। घात का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जितनी बार गुना में है उसको घात कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक डाउट लगा होगा कि मैंने आपको बताया 6x × y, 6x × y, और मैंने अभी अभी बताया कि इसमें 2 घात है। आप कहेंगे 2 कहाँ हैं, आप कहेंगे ना 2 कहाँ हैं, x की 1 और y की 1। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि कोई चीज़ जितनी बार गुना में है। ठीक है, यहाँ पर कितनी चर राशियाँ गुना में है, तो यहाँ पर 2 चर राशियाँ गुना में है, तो 1 घात इसकी और 1 घात इसकी, तो पूरे पद की घात कितनी हो गई 2 हो गई।
ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी इतना हार्ड हमारे सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया इसलिए मैं एक बार समझा दूं आपको। वैसे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ज़्यादा आएगा नहीं अपने हार्ड, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं कि अगर x और y गुणा में है तो चर देखने, कितने चर गुणा में है, 2 चर गुणा में है। इसका मतलब चर राशियाँ 2 है, इसका मतलब इनकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। क्योंकि सिंपल सी बात है कि चाहे x गुणा x हो, ये क्या हो जाएगा, x की घात 2, चाहे y गुणा y कर दूं तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 घात, यानी y स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं x गुणा y कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगी, 2 घात हो जाएगा। इसका रिजल्ट तो हम मानते हैं कि x y में ही आएगा, ना तो x स्क्वायर बनेगा ना y स्क्वायर बनेगा। लेकिन क्योंकि 2 चर गुणा में है इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जितने चर गुणा में होंगे उतने ही उसकी घात होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि ये सबसे हार्ड वाला एग्जाम्पल है, इससे हार्ड पूछ ही नहीं सकता, इससे हार्ड पूछेगा ही नहीं। अगर मैं कह दूं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, मैंने ये कह दिया तो आप क्या देख करके बता सकते हो। यहाँ पर देखिए गलती करने के चांसेस हैं। वैसे तो बड़ी क्लासेस में आते हैं ऐसे एग्जाम्पल, यहाँ आपके आएगा नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, अपने माइंड को पूरा शार्प बनाना है, ठीक है ना, पूरा शार्प। अब यहाँ पर x की घात कितनी हो गई, आप कहेंगे x की घात 2 हो गई। अगर इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम देखते तो यहाँ पर क्या देखते, 1 घात 1 घात 1 घात, तो ये बहुपद कितनी घात का हो गया, हम बता देते मैक्सिमम 2 घात है, तो इस बहुपद की घात 2 हो गई और क्वेश्चन हो जाता हमारा गलत। क्योंकि देखिए कि एक तो है x, एक है y, एक है z, कितने जो है अपने गुणा में है, कितने चर गुणा में है, तो चर कितने गुणा में है, 3 चर गुणा में है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा, 3 घात हो जाएगी। क्योंकि 3 चर गुणा में है ना, तो 3 घात जो है वो गुणा में हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, जितना हमने समझना था वो समझ लिया। अब घात के आधार पर तो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात कैसे आएगी, बीजीय व्यंजक की घात ढूंढना हमने समझ लिया कि कैसे ढूंढेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि घात के आधार पर बीजीय व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। बीजीय व्यंजक को अगर विभाजित करें घात के आधार पर तो सबसे पहले होते हैं 1 घात वाले 1 घातीय बीजीय व्यंजक, 1 घातीय बीजीय व्यंजक। अगर 2 घात हो किसी व्यंजक की तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विघात बीजीय व्यंजक, द्विघात बीजीय व्यंजक। और अगर 3 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बीजीय व्यंजक, त्रिघात बीजीय व्यंजक। और इसके उदाहरण आप क्या देंगे, घात कितनी भी हो सकती है, 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात, ऐसे चलती रहेगी आगे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, ठीक है। एक्स क्यूब तक हम लेकर के जाएंगे, एक्स क्यूब से ज़्यादा हम नहीं लेकर के जाएंगे। तो इसके उदाहरण अगर लिखें तो ये हो गया x प्लस वाई, दोनों में 1 घात है तो घात टोटल 1 हो जाएगी। इसी तरह से 2x, इसी तरह से 2x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 2, कितनी घात है, 1 घात है। इसी तरह से इसके अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है द्विघात के एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 4x, इसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ पर भी, ठीक है। त्रिघात का अगर देखा जाए तो y क्यूब प्लस 3, वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये भी सारे के सारे क्या हो गए, 3 घात वाले हो गए। यानी क्यूब अगर दिखाई दे गई तो वो
3 घात है, ठीक है। अगर स्क्वायर सबसे बड़ी जो है 2 घात दिखाई दे गई तो वो द्विघात है। अगर एक ही घात है तो उसे एक घातीय बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब एक घातीय बीजीय व्यंजक हमें बोलने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो है थोड़ा सा बोलने में हार्ड है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रैखिक बीजीय व्यंजक। क्या बोल देते हैं, रैखिक बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये रैखिक है, इसमें कोई घात नहीं है, एक ही घात है तो ये रैखिक है। सीधा सीधा चलेगा, ना तो स्क्वायर आएगी ना क्यूब आएगी, सीधा सीधा लिखा जाएगा, इसलिए इसे रैखिक बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। रैखिक क्यों कहते हैं, हालांकि आप आगे जाकर जो है बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनके ग्राफ देखेंगे तो इनके ग्राफ सीधे बनेंगे, तो इसलिए इनको रैखिक कहते हैं। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो आप सीधा समझिए कि एक घात जिनकी होगी उनको क्या कहेंगे, रैखिक बीजीय व्यंजक कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल हो गई, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बीजीय व्यंजक का मतलब समझ में आ गया या नहीं, आपको बीजीय व्यंजक के प्रकार समझ में आ गए या नहीं। अब इतना आ गया तो फटाफट से चलते हैं हम प्रश्नावली 2.1 पर। प्रश्नावली 2.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर के बहुपद है। देखिए कितना आसान सा है, कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। अब कहेंगे आप कि चर के आधार पर तो हमने बीजीय व्यंजक देखे ही नहीं, चर के आधार पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और क्लासिफिकेशन देख लेना है फटाफट से, रह गया वो हमारा, फटाफट से एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर 3-4 बीजीय व्यंजक लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया x+2, एक मैंने लिख दिया y+2, एक मैंने लिख दिया x+y+2, एक मैं लिख दूँ x² + y² बराबर 4, ये 0 लिख दूँ, एक मैं लिख दूँ x² + 2x बराबर 0। अब बताइए इनमें कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, इनमें कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है? अगर हम देखें सिंपल सी बात है कि अपना तो अपना होता है और पराया पराया होता है, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें केवल और केवल x है, केवल और केवल x है, तो इसमें चर कितने हैं, केवल और केवल एक चर है, तो इसे बोलेंगे एक चर वाला बीजीय व्यंजक। देखिए 3 आधार पर, घात वाला 1 घात 2 घात 3 घात, पदों वाला 1 पद 2 पद 3 पद, और चरों वाला 1 चर 2 चर 3 चर, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, जितने चर हो जाएंगे उतने हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए तो इसमें पद तो 2 है, पद तो 2 है, पद का नहीं देखना, घात 2 है, घात के आधार हम देख ही नहीं रहे, घात के आधार पर तो हमें देखना ही नहीं, हमें किसके आधार पर देखना है, चर। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर पूरा ले लेते हैं, यहाँ पर सॉरी हमने बीजीय व्यंजकों की बात करनी थी, हमने यहाँ पर तो समीकरण बना ली भाई, ये गलत हो गया। बीजीय व्यंजक देखने हैं अकेले, ठीक है, समीकरण नहीं बनानी है। चलिए बीजीय व्यंजक मैंने ले लिया, और इसमें मैंने देखा कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सभी पदों में x है और कोई आया ही नहीं, तो इसमें भी एक ही चर है ना, एक चर। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो भाई एक तो x आ गया, एक y आ गया, तो इसमें कितने चर आ गए, 2 चर आ गए ना, तो ये हो गया 2 चरों वाला बहुपद। इसमें जरा आप बताइए कितने चर आ गए, इसमें y अकेला ही तो है ना, और कोई तो नहीं आया, 2 आ गया, 2 चर थोड़ी ना है, हमें तो चरों की बात करनी है, तो y अकेला ही आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर देखा जाए तो x और y दोनों आ गए, तो ये है 2 चरों वाले। अगर मैं आपसे पूछ लूँ x² + y² + z² + a² + b² + c², आपसे पूछ लूँ कि इसमें बताइए कितने चर आए, तो आप फटाफट से गिन करके बता दोगे ना कि x 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 चरों वाले, कितने हो गए, 6 चरों वाला, ये तो बीजीय व्यंजक हो गया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो चलिए फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज आप फटाफट उड़ा देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी है ये, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है आपको इसमें।
अब देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण क्या हो जाएगा कि अगर एक पद का है तो हम कह देंगे एक चर है तो कह देंगे कि एक चर वाला है, अगर एक से ज़्यादा चर है तो हम कह देंगे जी इसमें तो दो चर है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये आप कह देंगे। तो इसके अंदर अगर देखा जाए फर्स्ट पार्ट अगर हम लेते हैं तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये तो हो गया, इसमें x के अलावा और कोई चर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो ये तो हो गया हमारा एक चर वाला। ठीक है, दूसरा अगर देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर y और यहाँ पर y के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो एक y ही तो है ना चर, तो इसका मतलब ये हो गया। स्क्वायर हो, कितनी भी पावर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति एक होनी चाहिए, धर्म एक होना चाहिए। ठीक है ना, चरों का यानी कि चर जो है वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, वो चाहे कितनी भी बार आए एक जैसा होना चाहिए, अपना होना चाहिए, पराया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3√t प्लस t√2 अगर देखा जाए तो है तो t ना दोनों बार, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक चर वाला हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये तो बिल्कुल एक चर वाले हो गए, कोई डाउट ही नहीं है। अगर इसके अंदर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो x आ गया, एक दूसरा पराया लोग आ गया, y आ गया, और तीसरा क्या हो गया, t भी आ गया, तो ये तो बिल्कुल एक चर वाला नहीं दिखाई देता, तो आप कह देंगे ये एक चर वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है तीन चरों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, x, y और t। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है गुणांक से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गुणांक से रिलेटेड। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। आप कहेंगे गुणा वाला अंक कैसे, जैसे मैंने 2x² प्लस 4x लिख दिया, तो इसमें आपको देखना है कि आपसे पूछ लिया जाए, आपको वो स्पेशल पूछेगा कि x² का गुणांक बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। अब आपको क्या करना है, x² के साथ जो गुणा हुआ है उसको देखिए, ये हो गया x² वाला पद, और x² के साथ कौन गुना हुआ है, 2, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। अगर आपसे पूछे x का गुणांक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, ये रहा x और x के साथ क्या गुना हुआ है, 4, तो 4 है उसका गुणा वाला अंक यानी गुणांक। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसके साथ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर मैं आपको कह दूं x, सीधा x है, इसका क्या गुणांक होगा, तो आप कह देंगे कि x के साथ एक तो हमेशा रहता ही रहता है, x के साथ एक तो हमेशा रहता ही रहता है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट जिसको आप बोलते हो, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। अगर मैं आपसे पूछ लूँ x प्लस y है और इसमें y का गुणांक, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे y के आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक तो है ना, कुछ नहीं है तो एक तो है ना, y गुणा 1 तो लिख सकते हैं ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो y का गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर y का गुणांक 0 हो जाए, तो अगर y का गुणांक 0 हो जाए, जैसे मैंने ये लिख दिया y² प्लस 4, y² प्लस 4, अगर आपसे वो पूछ ले कि y का गुणांक बताओ, तो यहाँ पर तो y वाला पद ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0 गुणा y लिख सकते हैं ना, कि किसी चीज़ में 0 जोड़ते हैं कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जैसे आप 4 + 0 करोगे, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये 4 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास y² प्लस 4 था, उसमें हम 0 गुणा y जोड़ दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 गुणा y 0, 0 प्लस यही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसमें जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो y का गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें y का पद नहीं है, इसका मतलब y का गुणा क्या है, 0 है। अगर अकेला y है तो उसका गुणा क्या है, 1 है। अगर उसके आगे 2, 3, 4, 5 लगे हुए हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, y का गुणा क्या हो जाएगा, जो भी लगा हुआ है वो हो जाएगा। तो आपको 2 ही केस याद करने हैं। जब y के साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब वहाँ पर गुणांक 1। जब y का पद ही नहीं है,
कोई पद ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको 0 गुणा में करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल चीज़ है, 9th क्लास में हम हो चुके हैं, हमारे को ये सारी चीज़ें तो अब समझ में आती हैं। तो चलिए फिर 2.1 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो आपको देखना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर ये रहा, लेकिन x स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, गुणा में 1 तो जरूर होगा, तभी तो ये आया है। तो इसका मतलब इसमें जो है गुणांक कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। आपको अच्छे से लिखना है, आपको इसमें अच्छे से लिखना है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले ये लिखना है, फिर इसका आंसर लिखना है। अब चलते हैं बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर अगर देखें तो x स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, तो आप देखेंगे x स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन उससे पहले माइनस जरूर लगा हुआ है। तो इसका जो गुणांक होगा वो केवल और केवल 1 नहीं होगा, 1 के साथ क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम +1 लिखते हैं, जब भी हम +1 लिखते हैं तो +1 को हम सीधा 1 ही तो लिखते हैं। कभी आपने +1 +2 +3 ऐसे लिखा है? नहीं लिखा। 1 का मतलब +1 ही होता है। ठीक है, लेकिन माइनस आ गया तो ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, कोई संख्या माइनस में होती है तो उसको हमें डंडी लगा करके बताना होता है ना, ये कि ये जो है ये माइनस में है, तो बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पर बताना है ये क्या हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा में 1 होगा, आगे माइनस है तो -1 x स्क्वायर है, तो -1 इसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसके लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, तो आप कह देंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, π/2 है, यानी जो उसके गुणा में है बस वो बता दो। अब यहाँ पर अगर देखें, अब वही हमारा केस आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं, x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 गुणा x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 गुणा x स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें जब 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। एक आधा होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको कहते हैं जो आपकी मनमर्जी में आए वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। वो कहते हैं कि 35 घात के द्विपद का, इसको एक बार छोड़ देते हैं, एक उदाहरण लिखिए, यानी 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिखना है और 100 घात के एक पद का उदाहरण लिख रहे हैं। अलग अलग उदाहरण लिखने हैं। एक तो हमें बनाना है जिसमें घात तो होनी चाहिए 100 और पद होने चाहिए 1। 100 घात के एक पद, 100 घात और पद कितना होना चाहिए 1। यहाँ पर कहता है कि आपकी घात तो होनी चाहिए 35, यानी उसके अंदर 35 से ज़्यादा घात नहीं आ सकती, कम कितनी भी आ सकती है। अच्छा, हम पूछते हैं कि हमें पद कितने बनाने होंगे, तो वो कहता है पद आपको 2 बनाने होंगे, क्योंकि द्विपद होगा तो पद आपको 2 बनाने होंगे। तो ऐसा उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण जो आपकी मनमर्जी में आए आप दे सकते हो। x लगाओ, y लगाओ, इसके गुणा में 5 लगाओ, 6 लगाओ, 0 नहीं लगाना, बस 0 नहीं लगाना, क्योंकि हमें x की पावर 35 चाहिए, क्योंकि घात 35 वाला हमें ज़रूर चाहिए, तभी तो वो घात 35 वाला बनेगा ना। और अब 35 से ज़्यादा घात नहीं लगानी, 35 से कम की घात कितनी ही लगा दो, क्योंकि पद बनाने हैं 2, तो आप चाहे 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, और x की घात 35 से कम कितनी भी लगा दो। ये लो, तो ये 2 पद बन गए। अब अगर इसमें घात देखी जाए तो मैक्सिमम घात 35 हुई ना, तो इसका मतलब 35 घात के द्विपद का उदाहरण। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, बस आपको x की घात कितनी बनानी है, 35 लगानी है, और पद 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल अपनी मन मर्जी से लिख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि एक पद वाला एक ही पद लिखना है और घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो चाहे y की घात कर दो, x की घात कर दो, 100 होनी चाहिए। गुणा में आप चाहे कुछ भी करो, 0 के अलावा कुछ भी करो, तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, जो मर्जी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उदाहरण लिखना है हमें। तो
तो इतने इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है ऐसा लिख करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा कोई और जो है उदाहरण आप बना सकते हो क्या। बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो। यहाँ पे 6 लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो। y की जगह x, z, t, a, b, c, p, q, r कुछ भी लगाइए। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन एकदम आसान, कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए घात तो हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं, घात बनाना हमें आता है। तो घात कैसे बताते हैं किसी बहुपद की, तो आप सिंपल सी बात बता सकते हो। अब आप यहाँ पर ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम तो हमारा बहुपद है और आप ले रहे हो बीजीय व्यंजक। तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि बीजीय व्यंजकों को ही बहुपद बोलते हैं। बीजीय व्यंजक ही तो बहुपद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बीजीय व्यंजक लिखा, क्योंकि बहुपद का एक्चुअल नाम क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो अगर आपसे बहुपद पूछ लिया जाए या फिर आपका बीजीय व्यंजक यूज़ कर लिया जाए, बीजीय व्यंजक दोनों एक ही चीज़ है। और आप देखेंगे कि बार बार जो है बहुपद आ रहा है, बार बार बहुपद आ रहा है, तो बीजीय व्यंजक ही तो बहुपद होते हैं, ठीक है। तो बहुपद या बीजीय व्यंजक एक ही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर एक पद वाले हैं तो वो एक पद वाले बहुपद हो जाएंगे, वही एक पद वाले बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। बहुपद का मतलब एक से ज़्यादा पद होंगे, ठीक है। एक पद हुआ तो भी वो बहुपद में आ जाएगा, वो एक पद वाला बहुपद हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन आप लिख लेंगे, क्या लिखनी है, घात लिखनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे को क्या कह रहा है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा अगर देखा जाए सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड पार्ट कहते हैं इसकी घात आप फटाफट से निकालते हुए चलिए। आप मेरे से पहले बता देंगे, अब तो घात है ना, आपको घात निकालना आ गया है। चौथा अगर हम पार्ट देखें, चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब आपको जो है बहुत ही इजी तरीके से निकालना आता है ना। आप क्या देखेंगे, अलग अलग पदों की घात देखिए। पहले तो इस पद की घात 3, इस पद की घात 2, इस पद की घात 1, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम घात देखनी थी, वो हो गई 3, ठीक है। अब फटाफट से इसकी घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो कोई चर ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 घात हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 ही घात है, यहाँ पर चर ही नहीं है, तो यहाँ पर घात हो जाएगी 1। अब इसका अगर पूछ लिया जाए, इसका अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई चर है क्या, तो आप कह देंगे कि इसमें अगर प्लस कर दें 0 गुणा एक्स, अगर इसमें प्लस कर दें 0 गुणा एक्स, तो इसका मतलब एक्स की घात जो है कितनी आ गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 अगर दिया हुआ है, 3 हमारा अकेला दिया है, चलिए ठीक है, 3 अकेला दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे 1, 3 से गुणा कर दिया 1। आप कहेंगे 1 लगाने से हमारा चर तो नहीं आया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, x की पावर 0। अब बताइए जरा, x की पावर 0, किसी की 0 पावर है उसका मतलब क्या है, 1 होता है ना। अगर आप x की पावर 0 करते हो तो उसका मतलब 1 होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 की पावर 0 1 होता है ना, वैसे x की पावर 0 भी तो 1 होगा। तो यहाँ पर बताइए कि x की घात कितनी आ गई, 0। तो इसमें x की घात कितनी आ जाएगी, 0। और 0 घात वाला बीजीय व्यंजक होता है क्या, नहीं होता। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे वैसे हमें बीजीय व्यंजक का नहीं पता लगाना, हमें तो घात का पता लगाना है। यहाँ पर x है ही नहीं, तो x की घात क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो घात कैसे निकालते हैं हमें समझ में आ गया। अब हमारा 5th क्वेश्चन बिल्कुल घात से रिलेटेड है। 5th क्वेश्चन बिल्कुल घात पर है। वो कहता है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद तो रैखिक है, कौन द्विघात वाले हैं और कौन कौन त्रिघात वाले हैं। यानी अपने को क्या करना है, बहुपद सारे लिखे हुए हैं, उनमें से 1 घात वाले अलग कर लो, 2 घात वाले अलग कर लो और 3 घात वाले अलग कर लो। बस इतना ही काम है हमारा 5th क्वेश्चन में। घात देखना हमें आता है, बस उनको अलग करना है। फटाफट से पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
एक तो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। दूसरा हमारा क्या कहता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब है। तीसरा हमारा क्या कहता है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। चौथा हमारा क्या कहता है, 1 प्लस एक्स है। पांचवा हमारा क्या कहता है, 3t, पांचवा कहता है 3t। छठा हमारा क्या कहता है, आर स्क्वायर। आप कहेंगे ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये लीजिए ख़त्म हो गए, 7x क्यूब। ठीक है, अब इसमें से आपको एक घात वाले दो घात वाले छांटने हैं, तो पहले तो इनकी घात देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इस पूरे की देखी जाए तो मैक्सिमम घात 2 है ना, तो इसकी घात 2 आ गई। घात देखना वो अपने को आ गया, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे 3 घात, तो ये टोटल 3 घात। यहाँ पर एक घात, 2 घात, 0 घात, तो 2 सबसे ज़्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 घात आ जाएगी। यहाँ पर एक ही घात आ जाएगी, यहाँ पर 3 घात आ जाएगी, यहाँ पर 2 घात आ जाएगी और यहाँ पर 1 घात आ जाएगी। तो आपको फटाफट से एक घात वाले द्विघात और त्रिघात को अलग करना है। अब चलते करते हैं। आपको पता है कि एक घात वालों को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में कौन कौन से आ रही हैं बताइए। एक घात वाले, एक तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स और एक आ जाएगा 3t, 2 ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको द्विघात वाले चाहिए, तो बताइए जरा द्विघात वाले कौन कौन से हैं। 2 घात वाले, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और कौन सा हो गया, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और कौन सा हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो ये द्विघात वाले हो गए। और उसके बाद अगर त्रिघात वाले, तो 3 घात वालों में एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो उधर आप टेबल बना लीजिए, त्रिघात वाला और त्रिघात में जो जो 3 घात वाले हैं उनको रख दीजिए। तो ये लीजिए आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 इतने मज़ेदार तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से और इतने आसान तरीके से कंप्लीट हो गई। आपको पूरा का पूरा जो हमारी एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है नेक्स्टली किस सब्जेक्ट की कौन सी एक्सरसाइज या फिर मैथ्स की आप कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हमें वो मोटिवेशन भरते हैं। और आप जैसे ही कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इस जो है इस सीरीज़, ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर किसी सीरीज़ पर कमेंट्स कम आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ इसको एक बार ज़रूरत नहीं, तो इसको एक बार स्टॉप करना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो सीरीज़ आगे लेकर जानी चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।